नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है। वोट चोरी और एसआईआर पर देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी पर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। बीते कल आयोग के जवाब और खुली चुनौती से बौखलाया विपक्ष अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर रहा है। आज एक बार फिर संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ नजर आया। अब लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष महाभियोग की तैयारी में है। आज 18 अगस्त है और 3 दिन बाद 21 अगस्त को मानसून सत्र का आखिरी दिन है। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले इससे संबंधित नोटिस देना जरूरी होता है। जाहिर सी बात है कि महाभियोग प्रस्ताव लाना दूर, विपक्षी दल प्रस्ताव के लिए नोटिस भी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर विपक्ष का फिर कोई प्रयोग है? क्या संवैधानिक संस्थान पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है? प्रेशर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? क्या विपक्ष दबाव की राजनीति कर रहा है? विपक्ष के महाभियोग की तैयारी कौन किस पर कितना भारी? इन तमाम मुद्दों को पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। आप जाके देखिए बिहार में किस प्रकार से किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों। हलफनामा किस चीज का मांग रहे हैं? हलफनामा मांग रहे हैं कि जो कागज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की टीम को दिए, वो कागज सही है या नहीं, उस पर हलफनामा मांग रहे हैं। अपने ही कागजों पर भरोसा है। हमें भी भरोसा नहीं है आप पर, न आपके चुनाव आयोग पर। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। तो वोट चोरी के मामले पर विवाद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी बिहार में रैली निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज संसद के बाहर भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बताते चले आपको कि विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 दिन पहले महाभियोग से नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया है और ऐसे में 3 दिन का मानसून सत्र बाकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या महाभियोग वाला ज्ञान केवल और केवल दबाव की राजनीति है या फिर विपक्ष की कोई और रणनीति है? तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन
ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, 7 अगस्त 2025 की वो तारीख जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा एटम बम फोड़ा था और ये जानकारी दी थी बाकायदा 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि वोट चोरी का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है, हमलावर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 7 अगस्त की ये तस्वीर देखिए जहां पर राहुल गांधी ने तमाम वोटर्स की जानकारी देते हुए कहा कि वोट चोरी का काम किया जा रहा है, बीजेपी के एक्सटेंशन के तौर पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। वहीं दूसरी तरफ आज की ये तस्वीर देखिए, लगातार इस पर तकरार जो है बढ़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है, सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को घेर रही है और आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। वहीं बीते कल आपको बताते चले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ी चुनौती दी राहुल गांधी को बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि हलफनामा या तो दाखिल करें या फिर माफी मांगे। इसके बाद से इस मुद्दे पर तकरार और अधिक बढ़ती नजर आई, जहां आज राहुल गांधी की रैली का दूसरा दिन था। वोट अधिकार रैली बिहार में राहुल गांधी निकाल रहे हैं और इसके तहत जगह जगह जाकर राहुल गांधी लोगों को उनके वोट के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि वोट चोरी की जा रही है और ऐसे में मतदाताओं की उसकी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के द्वारा बीते कल अपना पक्ष भी रखा गया, जवाब भी दिया गया, लेकिन जवाब के बाद विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है, बल्कि इस पर बवाल और अधिक बढ़ता देखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम अतिथि इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। जमशेद सिद्दीकी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से दीपक सोनकर जी हमारे साथ कुछ ही देर में आपसे जुड़ जाएंगे। रवि सिंह जी, ये जो बवाल है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते कल ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा और ये भी कहा था कि अगर आपके दावों में दम है तो हलफनामा पेश करिए या फिर माफी मांगे। उसके बाद इस पर ये जो तकरार है वो और अधिक बढ़ती नजर आ रही है और अब बात महाभियोग तक आ पहुंची है। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि कल ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं इसके क्रोनोलॉजी पे सवाल हुए उठा रहा हूं, लेकिन इस बात से पहले मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि बनके तिनके बिखर गए वो लोग वक्त पे जो संभल नहीं पाए। तो भाजपा का ये जो नरेटिव है कि एक मुखौटा बन गई है आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार जी की। आपने कहा था कि देखिए वोट चोरी जब 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोग करते हैं तो उसको चोरी नहीं, उसको डकैती कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में ये एफआईआर करने से मना कर दिया कि 1 साल से कम का समय है। जून के महीने में बिहार में जब तमाम पार्टियों से मिले थे तो ये जरा भी संकेत नहीं दिए कि हम एफआईआर करना चाहते हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे केवल आपने डिलीशन किया है जो 65 लाख का, आप बता नहीं रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आप वो भी बताने जा रहे हैं। तो ये ज्ञानेश, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कहा ज्ञानेश जी ने किया, तो ये बताएं कि जब ज्ञानेश जी से हमारे महादेवपुरा में जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उनको एक विधानसभा क्षेत्र में इसको डेटा को कंपाइल करके और एक कंप्रिहेंसिव स्टडी करने में 6 महीना लग गया। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि किस तरह से डबल वोटर हैं, किस तरह से एक पते पे लोग हैं, किस तरह से उनकी डुप्लीकेसी हुई है, किस तरह से फर्जी पते पे हैं, फॉर्म 6 के नाम पे भी। तो चुनाव आयोग के पास तो ये कंप्लीट डेटा है कि आखिर अगर एक व्यक्तियों के नाम कल जो उन्होंने कहा कि कई जगह हो सकते हैं, लोग माइग्रेट हो जाते हैं तो वो नाम कटवा नहीं पाते हैं समय पे। तो चुनाव आयोग के पास तो ये कंप्लीट डेटा है कि क्या उन लोगों ने वोट डाला या नहीं डाला। ये सरकार के सामने, कम से कम देश के सामने ये बता देते। लेकिन चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है ना कि हलफनामा एफिडेविट राहुल गांधी हमें दें या फिर माफी मांग लें देश से। अगर दावों में दम है तो फिर एफिडेविट देने से, हलफनामा देने से किस बात का डर है? अखिलेश जी ने जब हलफनामा दिया था 18,000 वोटरों का 2022 में और उसको चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर रहा है, ये सारा डेटा चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग राहुल जी से हलफनामा मांग रहे तो वही हो गया कि हम एफआईआर लिखाने जाएं और हमारे को थानेदार ये कहे कि आप पहले हलफनामा लेकर आइए।
नहीं, लेट मी कंप्लीट। और अनुराग ठाकुर जी ये बताइए कहां से रायबरेली, वायनाड, कन्नौज और ये सबका कह देते हैं। ठीक है, और लौटूंगी उसके ऊपर रवि जी, ना आपके कोई पास हलफनामा लौटूंगी, माना जाता है और ना ही तो कुछ मौका कहा जा दूंगी मैं रहा है। आपको आपकी बात रखने का। उससे पहले जमशेद जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जमशेद सिद्दीकी जी, ये जो देश में एक लोकतांत्रिक खूबसूरती जो हमारे देश की थी, एक एक वोट की अहमियत सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और अब वोट चोरी, कथित वोट चोरी पर बवाल मचा हुआ है, एसआईआर पर संग्राम मचा हुआ है। किस तरीके से आप इन सारी घटनाक्रम को देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अब केवल मानसून सत्र में 3 दिन का समय शेष है और 14 दिन से पहले नोटिस देनी होती है महाभियोग प्रस्ताव की। ऐसे में क्या ये नहीं लगता कि केवल प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया जा रहा है, दबाव बनाने का काम किया जा रहा है संवैधानिक संस्था के ऊपर? प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आखिर आई तो कहां से आई? जाहिर सी बात है विपक्ष है और प्रेशर बनाएगा। और ये इसकी शुरुआत इलेक्शन कमीशन ने कर दी एसआईआर लाकर, और उसके बाद एसआईआर, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है कल ज्ञानेश जी ने, उसमें कई सारे छेद नजर आए हैं। कई किसी कपड़े में जैसे छेद नहीं होते हैं वैसे ही नजर आए। किसी भी बात को वो क्लियर करते नजर नहीं आए। अब जैसे उन्होंने मकान नंबर की बात की, मकान नंबर 0 कई सारे सवाल पैदा कर देता है। एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, 2 करोड़ से ऊपर मकान बन गए, और उसके बाद उनके मकान नंबर अलॉटेड नहीं है। 2 करोड़ मकान का आप मतलब समझ रही, बहुत बड़ा फिगर है। और उसके बाद 0 चुनाव आयोग कह रहा है कि जहां पर नहीं मिल पाता है तो नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम उनको 0 नंबर देता है। तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में चुनाव आयोग खुद आ रहा है और कई सारी चीजों में संशय पैदा कर रहा है। और जैसे उन्होंने कहा, बगैर नाम लिए कहा था कि भाई अगर है तो हलफनामा दे, वरना फिर इस चीज को जो है समझा जाएगा दूसरे तरीके से। लेकिन अब आप ये समझिए कि हलफनामा, अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो उनके लिए आपने हलफनामे की बात की, और विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाए अनुराग ठाकुर के ऊपर कि वही बात अनुराग ठाकुर ने की थी, उनसे हलफनामा क्यों नहीं लिया गया। अखिलेश यादव जी ने भी कई सारे सवाल उठाए। तो कुल मिलाकर विपक्ष तो लामबंद है। और रही महाभियोग की बात, तो महाभियोग लाना आसान नहीं है, वो भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। हालांकि कहा गया है कि इस पर चर्चा हो रही है, उसमें भी कम से कम 100 सांसद लोकसभा के होने चाहिए, 50 राज्यसभा के सांसद होने चाहिए, और उसके बाद वो प्रस्ताव दे सकते हैं। फिर प्रस्ताव पे चर्चा होगी, चेयरमैन राज्यसभा या स्पीकर लोकसभा उस पर चर्चा करेगा, फिर कमेटी बनाएगा, फिर कमेटी आरोपों की जांच करेगी। कई तरह से एक लंबी प्रक्रिया है, और उसके बाद फिर उसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। क्या वोटिंग, ये जो महाभियोग प्रक्रिया लाने की बात की जा रही है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग एक्सटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का, क्या अगर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बदल दिए जाएंगे तो क्या ये जो आरोप हैं वो कम हो जाएंगे? क्या चुनाव आयोग के ऊपर से जो आरोप है वो हट जाएंगे क्या? नहीं, देखिए कोई भी हो संस्था, कोई भी होगी और कोई भी नया व्यक्ति आएगा, अब या तो फिर सहमति से लाया जाए, अगर ये बात है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए, जिसपे विपक्ष भी सहमत है, तो काफी हद तक ये जो बात है वो क्लियर हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर ये कहें कि सरकार अपने बलबूते नए मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी और विपक्ष खामोश बैठेगा, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, रवि ये प्रताप जी, दिक्कत फिर आएगी। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? हुआ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्रधानमंत्री के अपोजिशन के लीडर होंगे, लेकिन सरकार ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा करके अपने कैबिनेट के एक मंत्री को ला दिया। अब आप ये बताएं, 2-1 से बहुमत हो जाएगा, उसमें अपोजिशन के लीडर चिल्लाते रहेंगे, होगा वही जो वो लोग चाहेंगे। आप चाहे कुछ भी करते रहे, तो अपने मन का चुनाव, इसमें टीएन सेशन जैसे भी लोग चुनाव आयुक्त हुए हैं। आप बताइए कि लिंगदो जी के ऊपर 2002 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
जेम्स माइकल लिंग दो। और जब वाजपेयी जी ने इंटरवीन किया तो उस बात ठीक है। रवि प्रताप जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस महाभियोग प्रस्ताव की आप लोग जोरों शोरों से बात कर रहे हैं अब लाने की, क्योंकि वो इस मॉनसून सत्र में तो मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 ही दिन की कार्यवाही शेष है और 14 दिन पहले प्रस्ताव से जुड़ी नोटिस देना आवश्यक होता है किसी भी सदन में। लेकिन अगर महाभियोग आ भी जाता है, चुनाव आयुक्त को बदल भी दिया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को, उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी के मन से ये जो भ्रम है या सच्चाई है, क्या इसको लेकर जवाब मिल जाएंगे क्या? नहीं, कि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान खतरे में है। भ्रम और संशय की बात अदिति जी इसलिए आई कि चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पे राहुल गांधी ने 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो आंकड़े सब चुनाव आयोग ने दिए थे और वो डिजिटल फॉर्म में नहीं थे, वो एनालॉग फॉर्म में थे। उसको 6 महीने लग गए इसको स्क्रूटनाइज करके और एक फॉर्मल बना करके देने में, और 6 दिन में 5 लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर अनुराग ठाकुर जी ने एग्जैक्टली प्रिसाइजली बताया कि इस लोकसभा में इतने हजार इतने लाख संदिग्ध वोटर हैं। आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बोला अनुराग ठाकुर जी से कि आपने जो ये डेटा दिया है ये किस आधार पे दिया है। जब तक डिजिटल फॉर्म अगर चुनाव आयोग नहीं देता तो अनुराग ठाकुर जी इसको देने में सक्षम नहीं होते। तो अनुराग ठाकुर जी अगर ये गलत कह रहे हैं तो संसद की पटल पे उन्होंने कहा है, तो अनुराग ठाकुर जी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मंत्री हैं जिम्मेदार, उनको अनुराग ठाकुर जी को इस्तीफा देना चाहिए, देश के सामने बताना चाहिए कि मैंने जो ये प्रोक्लेम किया है, जो घोषणा किया है, ये किस डेटा के आधार पर किया है। तो अनुराग ठाकुर जी से चुनाव आयोग डेटा भी नहीं पूछ रहा है और राहुल गांधी जी का चुनाव आयोग के डेटा पे कह रहा है कि हमें शपथ पत्र दीजिए। अरे आपके ही डेटा को हमने सिर्फ कंपाइल किया है, उन्हीं डेटा को इस जनता के सामने, देश के सामने वो बता दे कि राहुल गांधी जी कहां गए। ठीक है रवि जी, लेकिन अनुराग ठाकुर का बयान तो काफी बाद में आया और उन्होंने कहीं भी अपने बयान में चुनाव आयोग को डायरेक्टली घेरा नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। यही तो बात है, चुनाव आयोग को घेरने की बात नहीं है। अब इसमें बात ये उठी है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो ये 2 लाख वोटरों के साथ संदिग्धता 1 लाख के साथ है, आप इसको जांच करके देश के सामने बताएं और हमारा शक है इसमें संदिग्ध हेराफेरी हुई है। तो चुनाव आयोग के पास तो ये बहुत बड़ा एक तंत्र था, मैकेनिज्म था कि वो तत्काल कम से कम ये पता कर लेता कि जो एक जगह से कई जगह वोटर रजिस्टर्ड है उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला। कमोबेश परोक्ष रूप से अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा। अनुराग ठाकुर जी अगर जरा अभी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी 1,70,000 से जीते और वहां पे 2,91,000 समथिंग था, तो जरा नरेंद्र मोदी जी जो 1,50,000 से जीते हैं बनारस में, उनका भी डेटा वो सार्वजनिक कर देते और 5 राउंड तक वही नरेंद्र मोदी जी चुनाव में पीछे चल रहे थे और तत्काल गणना को रोक दिया गया और उसके बाद फिर उनको जीता हुआ मान लीजिए वो जीत गए दिखाया गया। रवि प्रताप जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि गुमराह करने की, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है वोटर्स को, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब है, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी चल रही है और विपक्ष जो है एकजुट होकर एक सुर में एसआईआर और वोट चोरी, कथित वोट चोरी के मुद्दे पर बवाल मचा रहा है। नहीं, ये भ्रमित करने की बात नहीं है मैडम। आज जो जेडीयू की और बीजेपी की सरकार चल रही है, ये केवल विपक्ष से 12,000 मैं कह रहा हूं लगभग वोट ज्यादा पाई है 2020 में, और आज ये सरकार में है। हरियाणा की सरकार अपने विपक्ष से केवल 27,000 वोट ज्यादा पाई है और वो सरकार में है। और जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो उसमें 9 लाख वोट कांग्रेस को भाजपा से अधिक मिले थे। तो ये सरकार बनी भाजपा की। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका प्राइम टीवी पर। दीपक जी, जो वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है देश भर में और अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लगातार 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जनता का भरोसा और विश्वास, आज विपक्ष उसी जनता के विश्वास को विश्वासघात के रूप में बता रहा है। वही जनता जिन्होंने वोटों के द्वारा चुनकर अपने प्रतिनिधियों को चुना है, अपने योजनाओं करने वाले व्यक्ति को चुना है, देश के भविष्य को चुना है, निश्चित रूप से ये आज उस जनता को चोर बताने का काम कर रहे हैं जो जनता ने आज उन पर विश्वास जताने का काम किया। देखिए, आज पहला विषय नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, संविधान पर इस प्रकार के सवाल खड़े किए गए होंगे। हमेशा से लगातार
पर मैं तो ये कहता हूँ सारे विपक्ष के दलों से कि अगर आपको आपत्ति है तो आप जहां भी चुनाव जीते आप वो भी सीट छोड़ दीजिए ना। भाई दिक्कत तो वहां भी, आपको जो समझ में दिक्कत आ रही होगी वो दिक्कत तो वहां भी होगी, तो आपको वो सीट छोड़ देनी चाहिए, तो आपको जीत स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाई वो आपको जनता ने जिताया तो उस जीत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वही समस्या ये है कि जहां ये जीतते हैं वहां ठीक है, जहां ये हार जाते हैं वहां नहीं ठीक है। इसको दोहरा चरित्र कहते हैं, राजनीति का दोहरा चरित्र कहते हैं कि जहां हम जीतेंगे वहां वोटिंग ठीक है, जहां हम हारेंगे वहां जनता के वोट पर, जनता के मताधिकार पर सवाल है। और रही बात, आपने एक सवाल जोड़ा महाभियोग की, देखिए एक लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है, मगर आज जनता को भी विश्वास है, जनता और हर चीज का निर्णय करती है जनता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, और कोई भी संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल खड़ा करना आज बहुत आसान हो गया। विपक्ष लगातार किसी भी संस्था पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देता है, मगर जनता उसका लगातार। ठीक है दीपक सोनकर जी, विपक्ष तो संविधान को हाथ में लेकर चल रहा है और कह रहा है कि संविधान को भाई खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, हम संविधान बचाने के लिए निकले हुए हैं। राहुल गांधी अलग बिहार में अपनी वोट अधिकार रैली लगातार आयोजित कर रहे हैं, भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। रवि प्रताप सिंह जी, हलफनामा देने से आप लोग इनकार कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आपका भरोसा नहीं रह गया है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। संविधान पर क्यों नहीं है विश्वास? संवैधानिक संस्था की अगर बात की जाए, जिस संविधान को आप हाथ में लेकर घूम रहे हैं इस वक्त, संविधान बचाओ के नारे लगा रहे हैं, वे उसी संविधान से निकले एक संवैधानिक संस्था ही तो है चुनाव आयोग, उसके बावजूद इसके ऊपर क्यों सवाल? मर्यादा लोकतंत्र में अगर कोई पिलर है आज की तारीख में, लोकतंत्र की अगर जननी कहिए तो है चुनाव आयोग, और अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग जब भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया तभी जाकर के ये बात आई है, और वो कह रहे हैं कि जहां ये हार जाते हैं, देखिए महाराष्ट्र में 80 लाख वोट बढ़ा दिए गए थे और 70 लाख कुल आबादी है आपके हिमाचल प्रदेश की, और वहां पे इन्होंने जो गड़बड़ी की उसके हिसाब से कर लिया। आप बताइए, मैंने अभी कोट किया कि 4 करोड़ लगभग 50 लाख वोट मिले थे कांग्रेस को और 4 करोड़ 41 लाख भाजपा को मिले थे। ये कह रहे हैं कि 2014 से हमको जनता जिता रही है। अगर इसको कलेक्टिवली कोई एक राज्य का चुनाव होता तो आज सरकार कांग्रेस की होती कि भाजपा की होती? लेकिन सरकार भाजपा की है, 9 लाख कम वोट पाए, तो जनता कहां उनको चुन रही है बताइए आप? ठीक है अभी कहा कि रवि जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो दावे विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग एजेंट के तौर पर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये आरोप लगाए जा रहे हैं जोरों शोरों से, बेहद खुलकर घेरा जा रहा है चुनाव आयोग को। लेकिन बड़ी बात तो ये भी है ना कि 2014 से अगर 2024 के इलेक्शंस की तुलना की जाए तो जो वोट परसेंट रहा उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को फायदा कैसे हुआ? देखिए, जहां पे इनके पास ये डेटा रहता है कि कहां पे जो वोट की चोरी कितनी की जा सकती है, अब ये वहीं पे कर सकते हैं जहां पे वो फीजिबल हो या डुएबल हो। जहां पे फीजिबल नहीं वहां पे ये कर नहीं पाते हैं। और ये 2014 से पहले आपकी सरकार थी केंद्र में, उस समय कैसे ये मुमकिन हुआ कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा हो? नहीं, 2000 2014 में मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर से, 2014 में जो सब्जबाग दिखाए थे वो सब्जबाग मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि 400 लाख करोड़ आ जाएंगे, बाबा रामदेव के वो जाके छुप गए, जन लोकपाल जो अन्ना हजारे जी कूद रहे जाकर के छू गए, 2 करोड़ नौकरियां आप लगता है ये मोदी जी दे दिए कि आज के जो जुआ जो है बैटरी रिक्शा चला के तफरी में जा रहे हैं। उसके बाद आप ये बताएं कि इन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, और यानी 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे वादों के दम पर जीता, और उसके बाद जितने चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव आयोग के आशीर्वाद से। जमशेद सिद्दीकी जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। 30 सेकंड
जो 1,76,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, ए राजा जी आज वही संसद का सत्र चलाते हुए नजर आते हैं। कहां गया वो विनोद राय जी जिन्होंने सीएजी का उन्होंने उठाया था? तो ये जो नैरेटिव फैलाया गया उससे 2014 में आएंगे, लेकिन जनता ये 5 किलो के, ये बताइए 55 लाख करोड़ का कर्जा था और 239 लाख करोड़ का कर्जा ले लिए। आज पहली बार सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा देश में कर्जा हो गया और आप जो है कह रहे हैं कि नहीं हम 5 किलो अनाज नहीं सोना बांट रहे हैं। और आप देश कहां जा रहा है? ठीक है, ये कह रहे हैं इनकी खुशफहमी है जिस तरह से इनके इन प्रकार ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि वक्त आएगा, जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न कर, वक्त बदलेगा, ये दौर की बात है। तो ठीक है, इन्हें सोचना चाहिए ये वक्त बताएगा कि वक्त किसका बदलने वाला है। जमशेद सिद्दीकी जी क्या कहेंगे इस पर? मैं रवि जी का जवाब देना चाहता हूँ। 14 में अपना वक्त बदला था और उसमें वाकई कई लोगों का हाथ था। जन लोकपाल बिल की बात आई थी और उस बिल के तहत कई सारी चीजें थी, कई सारे अमेंडमेंट थे, कई सारे बदलाव थे। और अन्ना हजारे जी की उन्होंने बात की, बाबा रामदेव जी की बात की और कई सारी एक पूरी टीम थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी मौजूद थे, किरण बेदी जी मौजूद थी, कई सारे लोग शामिल थे। 2014 की अगर हम बात करें तो उससे पहले एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी और उस मुहिम को कई लोग मैनेज कर रहे थे और मैनेज करते करते अब लोग ये भी कहते हैं गाये बगाए कि इसमें भी बीजेपी का हाथ है, कई लोग कहते हैं। लेकिन हाँ, उसके हम बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम ये चर्चा करें 2014 में जब सरकार बनी थी तो वो दौर कुछ और था, कुछ लोक लुभावन वायदे थे और सबसे बड़ा जो आया था मेन फैक्टर वो था जन लोकपाल बिल। हालांकि उसके बाद वो कहाँ गया, किस ठंडे बस्ते में गया, क्या उसके बाद आए? हाँ, हालांकि भी सोशल मीडिया पे और कई जगहों पे अन्ना हजारे जी फिर एक बार एक्टिव हुए हैं। 90 साल का हो गया हूं और उसके बाद भी मैं देश को बचाने के लिए आगे आऊंगा। और सोशल मीडिया पे कई तरह की और भी वीडियोस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने यानी गुप्ता जी ने बात कही कि एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डाल सकता है। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदा दिखा रहा है कि मैंने एक नहीं कई वोट डाले और लगातार वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के यानी जमशेद सिद्दीकी जी ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने जो बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि अब विपक्ष जो है वो संतुष्ट होगा, चुनाव आयोग जवाब देगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसमें विफल रहा, विपक्ष को रास नहीं आया जवाब और इसी का जो स्वरूप है वो आज देखने को मिल रहा है। विपक्ष एक कदम आगे निकलता नजर आ रहा है और अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, हालांकि ये पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं है। दीपक सोनकर जी क्या कहेंगे इस पर? बड़े आरोप लग रहे हैं भाई कि 2014 में माहौल अलग था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी घपलेबाजी जो है वो चुनाव के दौरान की गई, चुनाव आयोग के द्वारा कराई गई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। देखिए अभी आपने कुछ सवालात हमारे साथी प्रवक्ता से किए मगर वो उस बात का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किए। मगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो इतने वर्षों तक सत्ता करते रहे और कहते थे कि हम गरीबी हटाएंगे और उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। आज जिन घोटालों की बात ये करते हैं, जो घोटालों की सूची की लंबी बड़ी सूची थी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और तो और गीगा-जी घोटाला, ये सारे घोटालों की संख्या 60, 65, 70 वर्षों तक जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया। आज उसको, इस देश को विकसित भारत बनने के लिए, आधुनिक भारत बनने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा करने के लिए, देश के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्ट वे से लेकर के, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे से लेकर के, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान खड़े करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और काम किया है उस गरीब कल्याण योजना। दीपक सोनकर जी, लेकिन ये जो वोट अधिकार रैली जो निकाली जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, वोट अधिकार रैली जो निकाली जा रही है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, भारी भीड़ उस रैली में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खटक तो नहीं रही है ना? अदिति जी 10 सेकंड मुझे दीजिएगा इनका जवाब देने के लिए। दीपक सोनकर जी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया था एक बार। दीपक सोनकर जी, मेरा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में भारी भीड़ उमड़ती नजर आ रही है, बिहार में चुनाव करीब हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ गई हैं? देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी और सारे दल पार्टी इस लोकतंत्र के चुनाव पे एक महोत्सव है।
और भारतीय जनता पार्टी उस महोत्सव को उस महोत्सव के रूप में बनाती है और जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर के या जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर के और जनता के समाधान के लिए काम करती है। ये तो बहुत सारी रैलियों में हमने और लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं बीते कुछ दिनों से दीपक सोनकर जी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में महोत्सव की तो नहीं लग रही हैं। ये जो हो हल्ला मचा हुआ है वोटर लिस्ट को लेकर, वोट चोरी के आरोपों को लेकर, SIR को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जनता के सामने आकर स्पष्ट तरीके से बात रखनी चाहिए, क्योंकि संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है विपक्ष चुनाव आयोग की बातों से? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके लिए सत्ता पक्ष भी पक्षधर है और विपक्ष भी पक्षधर है, मगर सभी समकक्ष है, एक बराबर है। जो पक्षधर का भी है उसके लिए वो सभी समकक्ष मान करके काम करता है। और निश्चित तौर पर जनता, मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक संस्थाएं अपने ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपना काम कर रही हैं और करती आ रही हैं। और सवाल खड़ा हो रहा है, ठीक है दीपक सोनकर जी, लेकिन प्रश्न तो बीजेपी के द्वारा भी रखे गए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल खड़े किए, वो भी भले उन्होंने डायरेक्टली चुनाव आयोग को नहीं घेरा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी तो यही इंडिकेट कर रहे हैं ना कि फर्जी मतदाता हैं, फर्जी वोटर्स हैं, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती आई है। देखिए, ऐसा है ना, मैंने कहा ना कि जो चुनाव आयोग किसी भी पक्ष को या विपक्ष को सबको समकक्ष रखता है। अब अनुराग जी ने जिस प्रस्ताव को लेकर के बात करी, जिस विषय को लेकर के बात करी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की गड़बड़ियां हैं हम चुनाव आयोग के सामने उसको रखेंगे। भाई जहां वोटर लिस्ट की समस्या है, जहां किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हलफनामा देगी चुनाव आयोग को? हलफनामा दिया जाएगा क्या चुनाव आयोग को इससे संबंधित? देखिए, मुझे लगता है संवैधानिक संस्था को पूरा अधिकार होता अपने निर्णय करने का। पूरा जनता ने उनको पूरा अधिकार दे रखा है, संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है। उस संविधान के पालन को करते हुए और भारतीय जनता पार्टी भी उन संवैधानिक संस्थाओं का और संविधान का मान और सम्मान करती है। जो दल उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी उन पर लगातार आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग ही जनता को चोर बताते हैं। रवि जी जवाब दीजिए। जनता पार्टी के अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि ये अपने पूर्वाग्रह से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाले को 0 लाख कह दिया है, लिहाजा कोई भी घोटाला 2G जैसा नहीं था। लेकिन आप लोगों ने 1.5 साल तक टीवी पे ये चलाते रहे और आज मैंने अभी कोर्ट का वही ए राजा जी आज वरिष्ठ सदस्य के नाते संसद की कार्रवाई भी चलाते देखे गए। तो अभी इनको आज सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर में अमित शाह जी जेल में थे, लेकिन वो मुक्त हो गए इसी कोर्ट के, तो आज वो देश के गृह मंत्री हैं। अगर वो 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 0 लाख है, तो या तो इनको देश से सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं या अपनी बात को वापस लेनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम तीसरी इकोनॉमी हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज 5.4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है और 2.4 ट्रिलियन हमारे ऊपर कर्ज है। तो आप बताइए कि हमारा आज सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा कर्ज हो गया तो हम अमीर हुए या गरीब हो गए? तीसरी इनकी मैं जवाब दे रहा हूं कि मोदी सरकार ने इसी 2025 तक 23 कंपनियों को बेच रही है, वो बिक जाएंगी और एक भी कंपनी मोदी सरकार ने 2014 से आज तक खड़ी नहीं की है। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं मैडम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा, संसद में जब चुनाव आयोग पे बात आती है तो इनके लोग कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है वो जवाब देगा, और संसद के बाहर उसके एक मतलब परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये खड़ा हो जाते हैं, एक उसके ऊपर ढाल लेकर के कि अब चुनाव आयोग का जवाब हम देंगे। और चुनाव आयोग जब लेकिन रवि प्रताप जी सवाल तो ये भी है ना, प्रश्न तो ये भी है कि क्या फैसला जो है वो सड़क पर होगा? क्या चुनाव आयोग सही है या राहुल गांधी सही है, इसका फैसला कौन करेगा? यही बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया कि जब संसद में बात पूछी जाती है तो इनके लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है वो जवाब देगा, और संसद के बाहर रोज टीवियों पे और रोड पे ये उसके ढाल बनके उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। जब चुनाव आयुक्त आते हैं बताने के लिए तो जो प्रिसाइजली प्रश्न पूछे जाते हैं एक का भी जवाब नहीं देते। रवि जी, लेकिन अगर पुख्ता सबूत है विपक्ष के पास तो सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, उस पर भी भरोसा नहीं है। 2022 में ये हो गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के ऊपर ये नहीं कर सकते, इन्होंने बना दिया, ये नियम बना दिया। तो ये तो इनकी मतलब
पीछे की गली से आप यूं कहें कि परोक्ष रूप से ये सारे वो अपने हथकंडे अपना चुके हैं कि चुनाव आयोग को एक निरंकुश तंत्र के रूप में इन्होंने स्थापित ठीक किया है, है। उसी के जमशेद कारण तो आज सिद्दीकी ये जी, चीजें उत्पन्न हो आखिर रही इस हैं। बात का जवाब देगा कौन कि देश में क्या चल रहा है? क्या सच में ये जो कथित वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है? चुनाव आयोग सही है या फिर कांग्रेस के दावे, कांग्रेस जो बात रख रही है, विपक्ष जिस मुद्दे पर लामबंद है उसमें सच्चाई है? आखिर जनता के सामने, देश के सामने इसकी स्थिति कैसे स्पष्ट हो पाएगी? देखिए, ये तो आने वाला दौर ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। और जैसा कि अभी हम लोग देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और खबरों में भी देख रहे हैं, लगातार जो राहुल गांधी की यात्रा है बिहार में चल रही है, लगातार उसको जन समर्थन मिल रहा है और भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रही है जनता। जो एटम बम की बात की थी, राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है 7 तारीख को, वो कहीं ना कहीं उसकी आवाज या उसका धुआं वो चारों तरफ फैल रहा है और जनता भी अब सवाल उठा रही है। आप देखिए, चाहे सोशल मीडिया पे किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे जाइए तो जनता सवाल पूछ रही है। और खासकर ये जो आपाधापी में इन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें और ढेर सारे सवाल जनता पूछने पर आमादा हो गई है कि बताइए आखिर ऐसा क्यों। हालांकि हलफनामे की जहां तक बात रही, तो हलफनामा भाई जवाब देना चाहिए। हलफनामा किस चीज का मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ये बताना चाहिए भाई। और एक मापदंड जो है सबका एक होना चाहिए। अभी आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, क्या अनुराग ठाकुर जी हलफनामा देंगे तो फिर लाइन एक हो जाएगी? बिल्कुल सिद्दीकी जी, ट्रांसपेरेंसी बेहद आवश्यक है किसी भी संवैधानिक संस्थान के लिए और किसी भी संस्थान के लिए। देश की ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है और जनता के सामने इस बात का स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है कि कहीं हमारे जो वोट हैं उनको छीनने का काम तो नहीं किया जा रहा है, कहीं लोकतंत्र को खतरा तो नहीं है, जैसा कि विपक्ष लगातार दावे कर रहा है। दीपक सोनकर जी, इस बात की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को भी होनी चाहिए ना। अगर कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक बड़ा एटम बम फोड़ दिया, हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण तो देना चाहिए ना चुनाव आयोग को, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा भ्रामक स्थिति जो है, भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति वो जनता में, आम जनता में बनी हुई है और उसकी बानगी जो है वो राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में भी देखने को मिल रही है। लगातार जनता का हुजूम जो है बढ़ता जा रहा है, समर्थन मिल रहा है जनता का सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक। मुझे लगता है कि जनता का और राहुल गांधी जी का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने दिया। दूसरी बात यह है कि आज हम सवाल किस पर उठा रहे हैं? हम सवाल उठा रहे हैं जिस जनता ने जिन लोगों को चुन करके गए उन पर सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं वही संवैधानिक संस्थाएं या हमारी सरकारें रहती थी, उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का हम दुरुपयोग करते। हम सवाल उठा रहे हैं उस जनता पर जिन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ में मिलकर के साथ में साथ चलने की बात करने के लिए लोग माना। आज जनता, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं और कई सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने। दीपक सोनकर जी, सवाल तो चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं ना, सवाल तो सीधे चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं, सीधे चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जनता पर प्रश्न उठ रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर ये कहा जा रहा है ना वोट चोरी और चोरी से जीतने की बात, ये कौन शब्द यूज कर रहा है? ये क्यों शब्द यूज किया जा रहा है? भाई जनता ने ही मतदान दे करके किसी व्यक्ति प्रतिनिधि को चुना है। अगर वो उसने चोरी करी है या उसका वोट करने का तरीका लेते तो आप जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। आप चोर किसको बताने का काम कर रहे हैं? आप सवाल किस पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं? कर्नाटक के एक कमरे में 50 से ज्यादा लोगों के 50 से ज्यादा लोगों के आईडी नहीं, 50 से ज्यादा लोगों के वोटर आईडी कार्ड्स बन जाते हैं और इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं लगता है? दीपक सोनकर जी, हैरानी की बात है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पहला विषय है? जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये ऐसे विषय नहीं थे। वोटों में गड़बड़ी या नाम में गड़बड़ी, जैसे मैं एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल आपको देना चाहता हूँ। एक चर्चा में नहीं सुन रहा था, मैं दूसरी डिबेट में जुड़ा हुआ था। एक स्थान पर कम से कम 20 से ज्यादा व्यक्तियों के पिता का नाम सेम था। सवाल उस पर भी खड़ा होकर के आया था कि भाई 20 लोगों के एक व्यक्ति के पिता का नाम सेम कैसे हो सकता है?
ठीक है। मगर जब उस पर सच्चाई पर तह तक गए और सच्चाई की जांच करी गई तो पता चला कि वहां एक आश्रम था, जो आश्रम के मठाधीश थे, जो उसके गुरु थे, उनके नाम पर जो उनके शिष्य थे वो सभी को पुत्र मान करके उनके पिता के नाम पर स्थान दे करके दीपक सोनकर जी, और ये जो गड़बड़ियां हैं इसी को ठीक करने के लिए ही रिवीजन कराया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर भी आपत्ति आखिर क्यों? रवि जी, जिस बिहार में अभी वोट अधिकार रैली निकाली जा रही है उसी बिहार में तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया ना, एसआईआर कराया गया ताकि वोटर लिस्ट रिवाइज हो सके, उसके बावजूद आपत्ति? देखिए अदिति जी, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ उसमें रिवीजन में एडिशन और रिलीशन दोनों होना चाहिए। इन्होंने अब तक केवल 65 लाख को डिलीट किया और वो भी ये कह रहे थे कि हम बताएंगे नहीं कि किसका किया और क्यों किया। बिहार में लिटरेसी आज भी बहुत कम है और देश के तमाम हिस्सों में वहां के लोग जा करके अपनी मजदूरी करते हैं और जब आते हैं तो वोट अपना डालते हैं। अब वो वहां से पता करे, आ करके इनके बीएलओ के पास अपना डेटा उपलब्ध कराए तो इस पे बात उठती है। अब जा करके ये जब देंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। इनके पास तो डिजिटल फॉर्म में है कि वो तत्काल चुनाव आयोग बता सकता है कि अगर 50 व्यक्तियों के एक पुत्र हैं तो उन्होंने डाला कि नहीं डाला, 5 जगह नाम दर्ज है तो डाला कि नहीं डाला, आधार से लिंक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी, ये तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि अभी तक ये ठीक है रवि प्रताप जी, लेकिन ये तो दो तरीके की बातें हो जाती है ना रवि प्रताप जी, ये तो दो तरीके की बातें हो जाती है ना। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, इनको ठीक किया जाना चाहिए, वोट चोरी की जा रही है। दूसरी तरफ जब रिवाइज किया जाता है वोटर लिस्ट को, जहां पर उसको लेकर आपत्ति की जाती है, एसआईआर की प्रक्रिया जिस तारीख से शुरू होती है तभी से बवाल मचना शुरू हो जाता है बिहार में, ऐसा क्यों? बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा। अब इतिहास देखें पीछे में, चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में एसआईआर मना कर दिया था कि 1 साल से कम समय है। अब आप जून तक कोई अपना मंतव्य नहीं बनाते हैं और इतने कम समय पे आप कहते हैं कि हम आपको नवंबर में उसकी सदन का गठन हो जाना है कि नहीं, हम जो है अभी कर रहे हैं। और एकाएक आप लेकर के आते हैं और 65 लाख, और उसमें ये कहा गया कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है। रवि जी एक और प्रश्न मेरा आपसे ये है कि 65 लाख जो वोटर्स, जिनकी बात बार बार आप लोग कर रहे हैं कि हमारे वोटर्स जो हैं वोट चोरी का काम किया जा रहा है इसीलिए 65 लाख वोटर्स के नाम निकाल दिए गए हैं, वो 65 लाख लोग कांग्रेस के ही वोटर्स हैं? नहीं, ये कैसे तय हो जाता है कि वो 65 लाख लोग कांग्रेस को ही वोट देने जा रहे थे, इस वजह से उनके नाम गायब कर दिए गए? इससे नुकसान खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी का भी होगा ना? नहीं, देखिए बीएलओ लेवल पे ये सबको पता होता है कि कौन किसका है, ये नीचे लेवल पे पता होता है। अब उसमें है कि 65 लाख में बहुतायत वोट आप काट देंगी और बैक डोर से बहुतायत वोट वो अपने आप जोड़ लेंगी। और जब आपके पास एक हो जाएगा मेजोरिटी, जैसा कि आपने दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ 11% काटे, 12% जोड़े और नई दिल्ली जीत गए। वो पहले कह रहे थे कि आप ये कर रहे हैं, यही आपने महाराष्ट्र में किया। आपकी क्रोनोलॉजी पे सवाल उठता है कि इतने कम समय पे इतना इंटेंसिव रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं? जमशेद सिद्दीकी जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। मोस्ट वेलकम, आप करिए, ये देश में होना चाहिए। लेकिन आप जो है जिस ठीक है रवि प्रताप जी, जमशेद जी से जवाब ले लेते हैं। जमशेद जी वही बात मैंने कहा कि समय की बात, जहां तक इलेक्शन में बहुत कम वक्त है और उस समय एसआईआर को लेकर आना। और देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि हमें आप डिजिटल डेटा दीजिए। विपक्ष ने एक सवाल बहुत अहम उठाया है और मैंने इससे पहले भी डिबेट में बात रखी थी कि क्या बीजेपी और कांग्रेस इस एसआईआर से सहमत है? अगर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो क्या बीजेपी सहमत है? अगर बीजेपी सहमत है, और आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि इसमें नुकसान तो बीजेपी का भी हो सकता है, फिर आखिर कैसे बीजेपी आकर डिफेंड करती है कि नहीं इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं? तो फिर ठीक है, इलेक्शन कमीशन की सारी बातें मानिए। और यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप आइए, आप एसआईआर लेकर आइए, लेकिन डिजिटल जो डाटा है उसको लेकर आइए, सामने ही रखिए कि हाँ कितने लोग हैं, कितने मौजूद हैं, कितने नहीं मौजूद हैं, कितने हमारे बीच में नहीं है, मृत हो गए हैं। वो कई सारे अभी देखिए सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जी लेकर आए कई लोगों को और उन्होंने एक कटाक्ष के रूप में कहा कि देखिए मुझे मृत लोगों के साथ चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो डिजिटल डेटा रखना चाहिए, उसमें फिर अगर सही है तो बीजेपी को भी पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, और कांग्रेस को भी पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन को भी पूरी तरह से डिजिटल डेटा के साथ सामने आना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डेटा को सामने लेकर के आइए? कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट था, इसलिए कहा गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संशय पैदा करती हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पाक साफ है तो उसको डेटा के साथ आकर के ये सामने रखना चाहिए कि ठीक है, हमने किया, और वाकई ये समय का जो है ये गलत समय उठाया। अब जैसे पूरे हिंदुस्तान में बात रही SIR लाने की, ठीक है, अभी जहां जहां इलेक्शन है वहां बहुत वक्त है, लेकिन बिहार में बहुत कम वक्त था, और उस समय में आप जमशेद जी, बिहार में क्योंकि चुनाव करीब है और उससे पहले ये जो बवाल मचा हुआ है, क्या लगता है किसके फेवर में जनमत जाता हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर? जनमत तो भाई जाहिर सी बात है, नीतीश जी की सरकार रही, नीतीश जी तेजस्वी यादव भी गए, नीतीश जी NDA के साथ भी रहे, वो तो पाला बदलते रहे, और इस बार विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उसको लगा है कि मुझे इस बार समर्थन मिलता दिख रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, हम किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और किसी तरह का SIR की वजह से, SIR की प्रक्रिया की वजह से जिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं, परेशानी हुई है, और कांग्रेस ने एक तरीके से मरहम लगाने का जो काम किया है, क्या ये नहीं लगता कि इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती नजर आ रही है बिहार में? बिल्कुल मजबूती की तरह जन समर्थन दिख रहा है उस पर, तो ये ऐसा आप कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त क्या होगा, कौन किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीपक सोनकर जी, जाता है तो SIR की बात अगर की जाए, विपक्ष को दिक्कत थी, 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। हालांकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और जल्द ही इस पर कोई फैसला भी आ सकता है। लेकिन दीपक सोनकर जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर या तो चुप रही या फिर चुनाव आयोग के पक्ष में ही, और 65 लाख वोटर्स का नाम कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों नहीं हुआ, इस बात से आपत्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके भी वोटर्स शामिल हो सकते हैं। दीपक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दीपक सोनकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रवि प्रताप सिंह जी, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। दीप्ति जी, देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 3 बिंदु पे बात करना चाहूंगा अंत में आपसे। जिस समय राहुल गांधी जी 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देश के तमाम स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी ऑफिस खुली हुई थी, लोग बैठे हुए थे आंख लाके, लेकिन जब उनका भाषण हिंदी में चल रहा था तो अंग्रेजी मीडिया लाइव दिखा रही थी, और जब उनका अंग्रेजी में भाषण चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हिंदी मीडिया लाइव दिखा रही थी। आप देखिए कि मीडिया का कैसा प्रबंधन उन्होंने किया। दूसरी बात जो आपने कहा था कि क्या जन समुदाय का समर्थन मिल रहा है, कल प्रधानमंत्री जी 10 किलोमीटर का एक रोड का उद्घाटन करने गए और उसी समय वो भी बोल रहे थे, और उनके फॉलोवर 2.5 करोड़ करीब हैं। राहुल गांधी जी के 80 लाख हैं, लेकिन 80 लाख में 1 घंटे के बाद 67,000 व्यूज राहुल गांधी जी के थे और 25,000 व्यूज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पे थे। ये दर्शाता है कि लोगों का किस तरह से अब ये पब्लिक मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तीसरी बात, एक भी प्रश्न का जवाब, एक भी रवि प्रताप जी, अभी जो बात आपने कही है, रवि प्रताप जी, अभी जो आपने बात कही है उसका एक मतलब ये भी तो निकाला जा सकता है ना कि पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। नहीं, राजनीति में जब आप लोगों के दिलों में राजनीतिक प्रयोग तो नहीं है, या सिर्फ ये संयोग है? नहीं अदिति जी, राजनीति में लोगों के दिलों पे उतर के ही राजनीति की जाती है, लोगों के आकांक्षाओं पे खरा उतर के की जाती है, लोगों की अपेक्षाएं जब आपसे जुड़ती हैं तब आप राजनीति करती हैं। तो राहुल गांधी जी की बातों में दिलचस्पी थी कि वो क्या कह रहे हैं, तब 67,000 व्यू आए, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25,000 व्यूज पर है 1 घंटे बाद बराबर। दीपक सोनकर जी से हमारा संपर्क एक बार फिर हो गया है। दीपक सोनकर जी, रवि जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और अब राहुल गांधी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अरे, जब हेलीपैड बनाने का पहले परमिशन नहीं दिया जाता है, लाइट नहीं दी जाती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, और जिस प्रकार से उद्घाटन करने आज पूरी दुनिया के अंदर एक व्यक्तित्व प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति, और जो देश को एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ साथ हर वर्ग की चिंता, माने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास
सबके प्रयास के साथ बढ़ा है। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं। लोकतंत्र में सभी को अपना अपना अधिकार होता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहचान और नेतृत्व ये जनता तय करती है। आज वही लोग जो विपक्ष है, सत्ता की कुर्सी के हटने के बाद सत्ता की कुर्सी की चाहत इतनी बढ़ चुकी है कि आज उसी जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी जनता को चोर बताने का काम कर रहे हैं, उसी जनता को खंडन करने का काम कर रहे हैं। दीपक सोनकर जी, विपक्ष कहीं भी जनता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। आदित्य जी, आपने एक चर्चा में और विषय आया था, आपने कहा कि भाई सामने बात आनी चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कहा गया। भाई संवैधानिक संस्था अगर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई यही सब राजनीतिक दलों का पंजीकरण यहाँ हो करके सब समकक्ष है, विपक्ष पक्ष के सब में हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जनता के मन में जो भेदभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है, उस बात को भी जनता समझ रही है कि हमको क्या करना है। और अगर कोई संवैधानिक पर सवाल खड़ा करेगा, वोट चोरी जैसा शब्द का प्रयोग करेगा, तो निश्चित तौर पर संविधान का अपमान करना है। ठीक है, जमशेद सिद्दीकी जी, क्या हल है इसका और कब तक जनता के सामने जो सच है वो आ सकता है? क्या तरीका है? अब क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग एक बार फिर स्पष्टीकरण देगा या फिर कांग्रेस के द्वारा हलफनामा दायर किया जाएगा? जनता बहुत बारीकी से चीजों पर नजर रखे हुए है और देश की जनता बहुत समझदार है। ये ऐसा नहीं, हमारे भारत देश की जनता बहुत समझदार है। और जब उसको लगता है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी में सबको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, देश को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास नौकरियां होंगी, देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा और महंगाई दूर दूर तक नहीं आएगी, पेट्रोल करीब बिक जाएगा 30-35 रुपए लीटर। कई तरह के उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे, बड़ा मंथन था और देश की जनता बहुत समझदार है। जब वो देखती है कि हमने पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल और उसके बाद भी उसकी उम्मीदों पर अगर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो जिस तरह से जनता सत्ता पे सिंहासन पे बैठाती है, उसी तरह से देश की जनता अपनी वोट की ताकत से उस सिंहासन से आपको उतार भी देती है। बिल्कुल सिद्दीकी जी, वोट की ताकत से जनता सिंहासन से उतार भी सकती है, लेकिन उसी वोट पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता भी इस बात का जवाब चाहती है अब कि आखिर सच्चाई किसकी बात में है? चुनाव आयोग सच बोल रहा है या राहुल गांधी के दावों में कितना दम है? ये फिलहाल वक्त बताएगा। आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्राइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।